समुद्र से दूर कैलिफोर्निया के एक शांत इलाके में अचानक हड़कंप मच गया था। सुबह सुबह लोगों ने सड़क के बीचों बीच जमीन को टूटा हुआ पाया, जैसे किसी बेहद भारी और लंबी चीज ने वहां से रेंगते हुए रास्ता बनाया हो। निशान इतने गहरे थे कि टायर या मशीन का होना नामुमकिन लग रहा था। पुलिस आई, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, तस्वीरें ली गई, लेकिन कोई भी ये तय नहीं कर पाया कि ऐसा बना किसने। कुछ ही घंटों में वह जगह सील कर दी गई और सवाल हवा में लटक गए। इसी भीड़ में ईथन नाम का एक खोजी पत्रकार भी मौजूद था। उसे रहस्यों की गंध दूर से ही जाती थी, लेकिन जैसे ही उसने ज्यादा करीब जाने की कोशिश की, सरकारी अफसरों ने सख्ती से उसे पीछे हटा दिया। लौटते वक्त उसकी नजर अचानक मिट्टी के भीतर दबे एक अजीब से टुकड़े पर पड़ी। वो किसी जानवर की हड्डी नहीं थी, बल्कि सूखी परतदार खाल जैसी लग रही थी। ठीक शाम की तरह उस पल ईथन के अंदर कुछ हिल्स आ गया। दिमाग में बचपन की धुंधली तस्वीरें उभरने लगी, जैसे उसने कभी बहुत पहले कुछ ऐसा देखा हो। उसी समय उसकी छाती पर टंगा पुराना लॉकेट हल्का सा गर्म हो गया। धड़कन तेज हुई और सब कुछ घूमने लगा। अगले ही पल कहानी 15 साल पीछे जा चुकी थी। तब ईथन एक छोटा सा बच्चा था और अपने पिता के साथ शहर की एक पुरानी एंटीक दुकान में खड़ा था। उसके पिता वहाँ एक प्राचीन तलवार बेचने आए थे, लेकिन ईथन की दिलचस्पी दुकान के कोनों में रखी अजीब चीजों में थी। धूल भरी अलमारियों के बीच उसे एक छोटा सा बंद डिब्बा दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, बिना किसी आवाज के वो डिब्बा खुद ही खुल गया। अंदर से चमकती हुई स्केल जैसी चीज निकली और एक पल में ही रोशनी बनकर ईथन के सीने में समा गई। दुकान का मालिक जैक ये देखकर सन्न रह गया। अगले ही सेकंड जैक ने नाटक शुरू कर दिया। छाती पकड़कर जमीन पर बैठ गया, जैसे उसे दिल का दौरा पड़ा हो। ईथन के पिता घबरा गए और तुरंत एम्बुलेंस बुलाने लगे। जैक ने उन्हें रोकते हुए कहा कि पास की मेडिकल शॉप से दवा ले आई, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं। असल में वह ईथन को अकेला पाना चाहता था। जैसे ही उसके पिता बाहर निकले, जैक का चेहरा बदल गया। उसने ईथन को अपने पास बिठाया और एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो किसी किताब में नहीं मिलती। उसने बताया कि दुनिया में इमोगी नाम के विशाल सर्प होते हैं, जो सदियों से इंसानों की नजरों से छुपे रहते आए हैं। हर 500 साल में उनमें से किसी एक को आध्यात्मिक ड्रैगन बनने का अवसर मिलता है, लेकिन शर्त ये होती है कि उसने अपना पूरा जीवन सिर्फ भलाई में बिताया हो। जैक ने आगे बताया कि इस परिवर्तन की कीमत भी होती है। उसी समय एक बच्ची जन्म लेती है जिसके भीतर जूही जू नाम की दिव्य ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा के बिना इमोगी कभी ड्रैगन नहीं बन सकता और अब बहुत सालों बाद वही चक्र फिर से शुरू हो चुका था। लेकिन हर दास्तान में अंधेरा भी साथ चलता है। इस कहानी में वो अंधेरा बुराकी था। सदियों से उसकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर थी, जूही जू की शक्ति। वो हर चक्र में उसे हासिल करने की कोशिश करता रहा और इस बार भी उसका इरादा वही था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार आसमानों ने उस दिव्य ऊर्जा को कोरिया के एक दूरस्थ शहर में जन्म लेने दिया था। वहाँ उसकी हिफाजत के लिए खरम नाम का योद्धा और उसका गुरु बुचान हर पल सतर्क रहते थे। लेकिन बुराकी तक भी आखिरकार उस जगह की भनक पहुँच ही गई और उसकी खोज फिर से शुरू हो गई। जैक ईथन को बताता है कि 500 साल पहले उसी शहर के शासक के घर एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम नरिन था। उसके कंधे पर जन्म से ही ड्रैगन जैसा निशान मौजूद था। भूजान ने राजा को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि जब नरिन 20 वर्ष की होगी तब उसके भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जागेगी जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती है। समय बीतता गया, नरिन बड़ी होती गई और उसी दौरान बुझान ने अपने सबसे भरोसेमंद शिष्य खरम को उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। साथ रहते रहते दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, जिसे दोनों समझ तो गए थे लेकिन कभी शब्दों में नहीं ला पाए। कुछ समय बाद बुझान ने खरम को पूरी सच्चाई बताने का फैसला किया। वो उसे समुद्र के किनारे ले गया जहां एक विशाल प्राणी ध्यान मग्न अवस्था में छिपा हुआ था जो जल्द ही आध्यात्मिक ड्रैगन में बदलने वाला था। वही बुझान ने खरम को एक दिव्य लॉकेट सौंपा, वही लॉकेट जो आगे चलकर समय की धारा में ईथन तक पहुंचने वाला था। उसी रात सब कुछ बदल गया। बुराकी जो इस पल का सदियों से इंतजार कर रहा था, अपनी सेना के साथ शहर पर टूट पड़ा। गलियां खून से भर गई, घर जलने लगे और हर तरफ सिर्फ चीखें थी। उसकी सेना का मकसद एक ही था, नरिन को ढूंढना। जब वे उसे पकड़ने में कामयाब हुए तो उसके पिता को उसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया।
जैसे ही नरिन को घसीट कर ले जाया जा रहा था, बुछान ने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी। उसने अकेले ही बुराकी की सेना पर जादुई हमला किया और किसी तरह नरिन को छुड़ाकर खरम के हवाले कर दिया। खरम उसे लेकर शहर से दूर भाग निकला और पहाड़ों के बीच एक गुफा में छिप गया। वहीं उसने नरिन को बताया कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, बल्कि उससे जुड़ा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। कुछ देर बाद घायल हालत में बुछान भी वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन रास्ते में उसे खरम का लॉकेट गिरा हुआ मिला। वो समझ गया कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। उधर खरम नरिन को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि बुराकी फिर से उनके सामने आ खड़ा हुआ। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सामने सिर्फ एक ऊंची चट्टान और नीचे उफनता समंदर था। खरम ने नरिन का हाथ पकड़ा, एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे दोनों ने छलांग लगा दी। उनकी ये कुर्बानी सिर्फ इसलिए थी ताकि जूहीजू की शक्ति बुराकी के हाथ कभी ना लग सके, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इतना सब बताने के बाद जैक ईथन के सामने एक और परत खोलता है। वो कहता है कि वह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि गुरु बुचान का ही दोबारा जन्म है और ईथन वो खुद खरम है जिसे इस जन्म में अपनी अधूरी कहानी पूरी करने का एक आखिरी मौका मिला है। जैक साफ शब्दों में कह देता है कि अब ईथन को उस लड़की को ढूंढना होगा जिसका नाम सारा है, जिसके कंधे पर वही पुराना ड्रैगन का जन्म चिन्ह होगा, वही निशान, वही शक्ति, वही किस्मत। यादों के उस तूफान से बाहर निकलते ही ईथन सीधे अपने दोस्त ब्रूस के पास पहुंचता है और उसे सारा को ढूंढने में मदद करने को कहता है। ब्रूस उसकी बात सुनकर रुक जाता है और समझाता है कि सिर्फ एक नाम के सहारे किसी को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। लॉस एंजल्स जैसे शहर में सारा नाम की ना जाने कितनी लड़कियां होंगी, लेकिन ईथन के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे उसे यकीन हो कि वक्त बहुत कम है। उसी दौरान शहर के एक और कोने में सारा टीवी पर उसी विशाल निशान की खबर देख रही थी। स्क्रीन पर चलती तस्वीरें उसे डराने लगी। भले ही उसे ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है, फिर भी दिल के अंदर एक अनजाना सा डर बैठ गया। वो बिना अपनी दोस्त को कुछ बताए जल्दी जल्दी घर की तरफ निकल पड़ी। घर पहुंचकर उसने अलमारी से पुरानी किताबें निकालनी शुरू की। पीले पड़े पन्नों पर सैकड़ों साल पुरानी बातें लिखी थी, भविष्यवाणियां, चेतावनियां और ऐसे संकेत जिन्हें पढ़कर उसका डर और गहरा हो गया। कुछ देर बाद उसकी दोस्त ब्रडी घर आई तो उसने देखा कि सारा ने पूरे घर में कागजी ताबीज और अजीब से चिन्ह लगा रखे हैं, जैसे किसी अनदेखी चीज को दूर भगाने की कोशिश कर रही हो। ब्रडी ने हंसते हुए कहा कि वो बस वहम में जी रही है, लेकिन सारा का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसी रात शहर में अफरा तफरी मच गई। बुराकी वही भयावह सर्प लॉस एंजल्स में दाखिल हो चुका था। सड़कों पर तबाही मचती जा रही थी, लोग जान बचाकर भाग रहे थे। एक चिड़िया घर में उसने एक हाथी को मार डाला और उसकी दहशत की खबर आग की तरह फैलने लगी। इसी बीच सारा को डरावने सपने आने लगे। नींद के साथ साथ उसके कंधे में असहनीय दर्द उठने लगा। घबराकर उसने एम्बुलेंस बुला ली और उसे अस्पताल ले जाया गया। जब ब्रडी को पता चला कि सारा अस्पताल में है तो वो उससे मिलने पहुंची, लेकिन मिलने का समय खत्म हो चुका था। रिसेप्शन से लौटा दिए जाने के बाद वो सारा के लिए कपड़े लेने उसके घर चली गई। वहीं उसका बॉयफ्रेंड भी आ गया। दोनों अंदर बात कर ही रहे थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि बुराकी सामने बढ़ता चला रहा है। ब्रडी चीखती हुई भागने लगी, लेकिन वह बच नहीं पाई। विशाल सांप ने उसे पकड़कर पूल में फेंक दिया और वहीं उसकी जान चली गई। अगली सुबह ईथन को एक खबर मिलती है कि एक युवती की मौत एक विशाल सांप के हमले में हुई है। जैसे ही उसने लोकेशन देखी, उसका दिल बैठ गया। वही पता सारा का घर। उसे लगा कि शायद वो देर कर चुका है, लेकिन जब वो मौके पर पहुंचा और शव देखा तो राहत के साथ साथ उलझन भी हुई। वो लड़की सारा नहीं थी। पड़ोसियों से उसे पता चला कि हमले से पहले ही सारा को अस्पताल ले जाया गया था। बस इतना सुनते ही ईथन बिना एक पल गवाए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसे अंदर जाने से रोक दिया गया। नर्स ने बताया कि सारा को क्वारंटाइन में रखा गया है क्योंकि उसके कंधे पर गहरा जख्म है और इन्फेक्शन का खतरा है। नाम जानने के बावजूद उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। ईथन बेचैन होकर कोई दूसरा रास्ता तलाशने लगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई जो उसकी रिपोर्टिंग से बेहद प्रभावित था। पहचान का फायदा उठाकर डॉक्टर उसे चुपचाप सारा के कमरे तक ले गया।
कमरे में दाखिल होते ही ईथन ने देखा कि सारा बिस्तर पर खामोशी से बैठी है, आंखों में वही डर जो वो खुद महसूस कर रहा था। ईथन ने बिना घुमाए फिराए उसे सच बता दिया। उसने कहा कि जो डर उसे अंदर से खाए जा रहा है वह बिल्कुल सही है और ये जगह अब सुरक्षित नहीं रही। उसने उसे चेतावनी दी कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बुराकी अब अस्पताल तक पहुँच चुका है। उसी पल वही डॉक्टर हाफता हुआ उनके पास पहुँचता है और बिना कोई सवाल किए तुरंत बाहर निकलने को कहता है। हालात ऐसे थे कि 1 सेकंड की देरी भी जान ले सकती थी। ईथन सारा का हाथ पकड़कर एग्जिट की तरफ दौड़ता है। भागते हुए एक और सच्चाई सामने आती है। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक ही था, वही आदमी जो ईथन के बचपन में उसकी जिंदगी में आया था। इतने सालों से वो अलग अलग रूपों में उन दोनों की निगरानी करता आ रहा था। किसी तरह ईथन और सारा अस्पताल से बाहर निकलते हैं और सीधे ब्रूस की कार में कूद जाते हैं। ब्रूस बिना कुछ पूछे एक्सेलरेटर दबा देता है क्योंकि पीछे तबाही मचाता हुआ बुराकी उनका पीछा कर रहा था। अस्पताल तो पीछे छूट जाता है लेकिन खतरा अभी भी सर पर था। सड़क पर भागते हुए अचानक ब्रूस की कार एक आदमी से टकरा जाती है। जब वह उतर कर देखते हैं तो रूह कांप जाती है। वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि बुराकी का जनरल था जिसे सिर्फ एक ही काम सौंपा गया था, सारा को जिंदा पकड़ना। ईथन और ब्रूस उसे रोकने की कोशिश करते लेकिन उसका जादुई कवच हर वार को बेअसर कर देता है। हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। तभी तेज रफ्तार में एक और कार आती है और उस जनरल को जोरदार टक्कर मारकर दूर फेंक देती है। कार से उतरी औरत बिना वक्त गंवाए ईथन और सारा को अंदर बैठने को कहती है और उन्हें वहां से निकाल ले जाती है। थोड़ी दूर जाकर वह उन्हें एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देती है और फिर सबके सामने खुद को जैक के असली रूप में बदल लेती है। यह साफ हो जाता है कि वह अब भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। कुछ वक्त बाद ईथन और सारा समंदर किनारे पहुंचते। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद बुराकी फिर से उठ खड़ा होता है। गुस्से में वह ईथन को दूर उछाल देता है और सीधे सारा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जमीन फटती और एक दूसरा विशाल सांप वहां प्रकट होता है। उसका नाम था इमोगी। वह आते ही बुराकी को पकड़कर दूर पटक देता है। दोनों के बीच ऐसी लड़ाई शुरू होती है जैसी धरती ने पहले कभी नहीं देखी। लड़ाई के दौरान बुराकी इमोगी की गर्दन पर दांत गड़ा देता है। ये देखकर सारा समझ जाती है कि अब बचने का कोई और रास्ता नहीं है। दुनिया को बचाने के लिए उसे खुद को कुर्बान करना ही होगा। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने अंदर छिपी जूहीजू की शक्ति को बाहर निकालकर आसमान में छोड़ देती है। जैसे ही बुराकी उस ऊर्जा की तरफ बढ़ता है, सारा पूरी ताकत से उसे इमोगी की ओर धकेल देती है। इमोगी जूहीजू को निगल लेता है। अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगता है। वो अपनी पुरानी खाल उतारता है और एक दिव्य आध्यात्मिक ड्रैगन के रूप में सामने आता है। आसमान उसकी दहाड़ से गूंज उठता है। अब बारी थी बुराकी की। वो मुकाबला करने की कोशिश करता है लेकिन इस नई शक्ति के सामने टिक नहीं पाता। ड्रैगन बन चुका इमोगी एक विशाल आग का गोला बुराकी के मुंह में दाग देता है। बुराकी अंदर से जलकर राख बन जाता है और वहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कई सदियों बाद आखिरकार इमोगी ने यह जंग जीत ली थी। वो ड्रैगन सारा के पास आता है और जूहीजू की शक्ति वापस छोड़ देता है। सारा की देह एक चमकती हुई रोशनी में बदलने लगती है और वो उसी दिव्य ऊर्जा में समा जाती है। अगले ही पल ड्रैगन आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है और धीरे धीरे बादलों के बीच कहीं खो जाता है। ईथन ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखता रह जाता है। सारा को खो देने का दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगता है। तभी पीछे से जैक की आवाज आती है। वो बस इतना कहता है कि तुमने सही फैसला लिया। इतना कहते ही वह भी हवा में घुलकर गायब हो जाता है। ईथन अकेला रह जाता है लेकिन वो जानता है कि उसने एक नई शुरुआत की नींव रख दी है। एक ऐसी दुनिया की जहां इंसानियत का भविष्य अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। और यहीं पर यह कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।